गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन राजस्थान के इतिहास में चल रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ यानी कि जोधपुर का क्षेत्र। और इससे पहले के वीडियोस में अपन मारवाड़ के इतिहास के बारे में जो प्रारंभिक शासक हुए हैं, जैसे कि राव सिंहा, राव चूड़ा, राव जोधा, राव मालदेव, जो प्रमुख शासक हुए, इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे मारवाड़ के एक और प्रतापी शासक, जिसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक मारवाड़ के शासक रहे। और ये इनका जो लगभग 20 साल का जो पीरियड है, ये पूरा का पूरा पीरियड अकबर से संघर्ष करते हुए बीता। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि महाराणा प्रताप का जीवन अकबर से संघर्ष करते हुए बीता। और इसी कारण से राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन के पिता राव मालदेव थे और इनकी माता का नाम स्वरूप दे था। और इनका जन्म 1541 ईस्वी में हुआ था। मालदेव के 3 पुत्र थे, राम, चंद्रसेन व उदय सिंह। उदय सिंह को इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जब राव मालदेव जिंदा थे, उसी समय उन्होंने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और राव मालदेव की मृत्यु के उपरांत चंद्रसेन का जब राज्याभिषेक होता है, उसी समय दोनों भाई राम और उदय सिंह ये चंद्रसेन के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह के उपरांत राव चंद्रसेन ने राम को बुरी तरह से पराजित करके इसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। और जो दूसरा भाई था, मोटा राजा उदय सिंह, उसको पाटौदी का जागीरदार बना दिया। पाटौदी, जिसे आज हम फलौदी के नाम से जानते हैं, फलौदी की जागीर देकर उसको संतुष्ट कर दिया गया। इस प्रकार से चंद्रसेन ने अपने राज्याभिषेक के समय आई कुछ पारिवारिक परेशानियों का सामना किया और उनका निस्तारण भी किया। हालांकि राम को जब पराजित करके राज्य से निष्कासित कर दिया गया, तो राम गुस्से में नाराज होकर अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ और अकबर को चंद्रसेन के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए उकसाया। और मोटा राजा उदय सिंह, जिसको फलौदी का जागीरदार बना दिया गया था, वो भी फलौदी की जागीर से संतुष्ट नहीं था। वो भी मारवाड़ का शासक बनना चाहता था। इसलिए वो भी अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ और दोनों भाइयों ने मिलकर अकबर को राव चंद्रसेन के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए उकसाया था। चंद्रसेन के सुंदर होने के कारण से इसका नाम चंद्रसेन रखा गया। कहा जाता है कि राव चंद्रसेन दिखने में बहुत ही सुंदर थे और इसी कारण से इसके पिता मालदेव ने इसका नाम चंद्रसेन रखा था। अकबर ने चंद्रसेन के बारे में कहा है, खुदा ने इसे नूर तो बख्शा पर भाग्य नहीं। इसका तात्पर्य यही था कि वो दिखने में सुंदर जरूर था, लेकिन उसकी किस्मत में मारवाड़ के ऊपर सही तरीके से शासन करना नहीं लिखा था, दर दर की ठोकरें खाना लिखा था। इसी कारण से अकबर ने यही उक्ति उसके लिए कही थी कि खुदा ने इसे नूर तो बख्शा है पर भाग्य नहीं। मारवाड़ का प्रताप तो भूला बिसरा राजा के नाम से भी चंद्रसेन को जाना जाता है, क्योंकि इतिहास में अगर अकबर के दीनता स्वीकार नहीं करने वाले और अकबर के विरुद्ध संघर्ष करने वाले व्यक्ति का नाम आता है, तो सर्वप्रथम महाराणा प्रताप का नाम आता है। और इसी कारण से, हालांकि राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से पहले इस प्रकार के संघर्ष में लिप्त थे, हालांकि दोनों समकालीन थे और दोनों जीजा साले भी थे, लेकिन फिर भी चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है और भूला बिसरा राजा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद सबसे बड़े पुत्र राम को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। अभी जैसे मैंने कहा, जब मालदेव की मृत्यु हुई और चंद्रसेन का जब राज्याभिषेक होता है, तो दोनों ही भाई राम और मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन के विरुद्ध एक विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह को दबाने के लिए राम
बुरी तरह से पराजित होता है और फिर उसको राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। इसलिए मालदेव के बड़े पुत्र राम को राज्य से निष्कासित कर दिया गया संघर्ष के उपरांत। मोटा राजा उदय सिंह को पाटौदी, जिसे हम फलोदी के नाम से जानते, का जागीरदार बना दिया गया, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह को संतुष्ट करने के लिए उसको फलोदी की जागीर प्रदान कर दी गई। 1562 ईस्वी में विधिवत रूप से सोजत दुर्ग में चंद्रसेन का राज्याभिषेक होता है। हालांकि मालदेव की मृत्यु के उपरांत उसका राज्याभिषेक जोधपुर में होना चाहिए था, लेकिन उस समय जब मृत्यु हुई थी तब चंद्रसेन सोजत दुर्ग में थे और वहीं पर इनका 1562 ईस्वी में राज्याभिषेक किया गया। मैं ये बात पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि मालदेव जब जिंदा थे उसी दौरान उन्होंने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और जब मालदेव की मृत्यु होती है तो इसी कारण से 1562 ईस्वी में चंद्रसेन का राज्याभिषेक किया जाता है। राव चंद्रसेन के लिए संकटकालीन राजधानी के रूप में सिवाना, जो बाड़मेर में स्थित है, और भाद्राजून, जो जालोर में स्थित है, इन दोनों को माना जाता है। अभी अपन और बात करेंगे कि किस प्रकार से मारवाड़ के इस भूले बिसरे शासक ने अपनी कठिनाई भरे दिन भाद्राजून किले और सिवाना दुर्ग में व्यतीत किए थे। अकबर ने 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां, जो अजमेर का सूबेदार था, इसके नेतृत्व में मारवाड़ के विरुद्ध सेना भेजी। अभी मैं एक बात बता चुका हूँ कि जब चंद्रसेन मारवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं, राम का विद्रोह होता है, राम के विद्रोह को दबा दिया जाता है, राम को निष्कासित कर दिया जाता है और वो अकबर के दरबार में उपस्थित होता है। इधर मोटा राजा उदय सिंह, जिसको फलोदी की जागीर दी गई थी, वो भी इस जागीर से संतुष्ट नहीं था और वो भी आखिरकार अकबर के दरबार में उपस्थित होता है और दोनों ही भाई मिलकर अकबर को चंद्रसेन के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए तैयार करते हैं। और इसी कड़ी में 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां, जो कि अजमेर का सूबेदार था, इसके नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध एक सेना भेजी थी। हुसैन कुली खां ने चंद्रसेन के सामने शर्त रखी कि यदि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले तो आक्रमण नहीं किया जाएगा। इस समय जब हुसैन कुली खां चंद्रसेन के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए आए, चंद्रसेन मेहरानगढ़ दुर्ग में थे, जोधपुर में थे, और वहीं पर 8 माह तक इस हुसैन कुली खां ने घेरा डाले रखा मेहरानगढ़ दुर्ग का, और 8 माह तक चंद्रसेन मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर सुरक्षित रहे। और जब उनको लगा कि आखिरकार आक्रमण होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगी, तब गुप्त रास्ते से राव चंद्रसेन वहां से निकल जाते हैं और चंद्रसेन निकलकर भद्राजून पहुंचते हैं। जब हुसैन कुली खां ने यह शर्त रखी कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुए, और जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो आखिरकार उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़ना उचित समझा और मेहरानगढ़ दुर्ग से निकलकर, जोधपुर से निकलकर राव चंद्रसेन भाद्राजून यानी कि जालोर जिले में पहुंच गए। जब मुगल सेना का भाद्राजून पर अधिकार हो गया तो चंद्रसेन सोजत चले गए, यानी कि चंद्रसेन जो भाद्राजून पहुंचे थे, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में पीछे पीछे सेना भाद्राजून भी पहुंच गई, और भाद्राजून में जब संघर्ष करने के उपरांत अकबर की सेना का अधिकार भाद्राजून के किले पर हो जाता है, तब चंद्रसेन वहां से निकलकर सोजत चले जाते हैं और सोजत में कुछ समय तक विश्राम करते हैं। इसी दौरान अकबर ने चंद्रसेन को पकड़ने की जिम्मेदारी बीकानेर के राय सिंह को सौंपी थी। बीकानेर का राय सिंह, जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था और ये बीकानेर का शासक हुआ करता था, उसी समय चंद्रसेन इधर से उधर, कभी भाद्राजून, कभी सिवाना, कभी सोजत, इन किलों में दौड़ भाग कर रहे थे, तो इसको पकड़ने की जिम्मेदारी बीकानेर के राजा राय सिंह को सौंपी गई। सोजत के देवड़ा चौहानों ने चंद्रसेन की इस समय काफ़ी मदद की थी। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की मदद करने का श्रेय ओसवाल भामाशाह को जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इस भूले बिसरे और मारवाड़ के प्रताप की मदद सोजत के देवड़ा चौहानों ने की थी, जब सोजत में राव चंद्रसेन वहाँ पर मौजूद रहे थे। और सोजत से निकलने के उपरांत राव चंद्रसेन सिवाना पहुंच जाते हैं और 1578 ईस्वी में अकबर ने सिवाना पर भी अधिकार
कर लिया, यानी कि पहले मेहरानगढ़ छोड़ने के पश्चात भादराजुन छोड़ने के पश्चात सोजत छोड़ने के पश्चात सिवाना, और सिवाना में भी आखिरकार अकबर का अधिकार हो जाता है। इसी बीच एक और घटना होती है जिसे हम इतिहास में नागौर दरबार के नाम से जानते हैं। अकबर ने राजपूत राज्यों को अपने अधीन लाने के लिए नागौर में प्रसिद्ध मस्जिद तारकीन के समीप 1570 ईस्वी में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। सन 1570 की बात है। अकबर आगरा से यहाँ नागौर आए और नागौर में उन्होंने इतिहास प्रसिद्ध एक दरबार का आयोजन किया जो 1570 ईस्वी में हुआ। यह दरबार तारकीन मस्जिद के समीप आयोजित किया गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, दरबार लगाया गया, तंबुओं में स्थापित किया गया, और वहाँ पर राजस्थान के जितने भी शासक थे, जितने भी राव थे, जितने भी सरदार थे, उन सबको आमंत्रित किया गया था। और अकबर का इसके पीछे उद्देश्य यही था कि वो समस्त राजपूत राज्यों को, राजपूत राजाओं को अपने अधीन ला सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के नागौर दरबार का आयोजन किया गया। अकबर 1 वर्ष तक नागौर में रहा, यानी कि 1570 ईस्वी में ये दरबार लगाया गया और 1571 ईस्वी तक अकबर नागौर में ही रहा। इसके पीछे कारण यही था कि जिन जिन व्यक्तियों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए उनको वो यहाँ पर उपस्थित करके उनको अपने अधीनता स्वीकार करवाए। इस दरबार में जैसलमेर के हर राय भाटी, बीकानेर के राव कल्याणमल तथा जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह शामिल हुए। अगर मोटे मोटे राज्यों की बात करें तो इस दरबार में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के प्रतिनिधि अवश्य शामिल थे। इसमें जैसलमेर के राय भाटी जो तत्कालीन समय में जैसलमेर के शासक हुआ करते थे, बीकानेर के राव कल्याणमल और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह जो राव चंद्रसेन के भाई थे और जिनको फलोदी का जागीरदार बना दिया गया था, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। राव चंद्रसेन भी दरबार में उपस्थित हुए। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब अपन राणा प्रताप की और राव चंद्रसेन की तुलना करते हैं, एक बात ये स्पष्ट होती है कि राव चंद्रसेन एक बार अकबर के सामने उपस्थित हुए, जबकि राणा प्रताप एक बार भी अकबर के सामने नहीं आए, ये अकबर के सामने उपस्थित होने के लिए नहीं गए। राव चंद्रसेन भी इस दरबार में उपस्थित हुए, किंतु अकबर की नीति समझकर दरबार छोड़कर सिवाना चले गए। अकबर की नीति का तात्पर्य यहाँ पर यह कि इस दरबार में अकबर का झुकाव राव चंद्रसेन के भाई मोटा राजा उदय सिंह की तरफ था। राव चंद्रसेन को लगा कि अकबर उसकी बात स्वीकार करने वाला नहीं है, अकबर उसकी बात मानने वाला नहीं है, उसके साथ किसी भी प्रकार की रियायत बरतने वाला नहीं है, क्योंकि उसका झुकाव मोटा राजा उदय सिंह की तरफ है। इसलिए उनको बात समझ में आ गई कि ये भाई को भाई से लड़वाने वाला व्यक्ति है। इसीलिए वो अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना, अकबर से मिले बिना वो सीधे ही सिवाना वापस आ जाते हैं। इस दरबार के बाद अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का गवर्नर नियुक्त किया। जोधपुर का गवर्नर क्यों नियुक्त किया? क्योंकि जोधपुर के ऊपर अकबर का अधिकार हो जाता है। हुसैन कुली खां को जब चंद्रसेन के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजते हैं तो 8 माह के घेरे के पश्चात चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर भादराजुन चले जाते हैं और इस दौरान जोधपुर के ऊपर अकबर का या हुसैन कुली खां का अधिकार हो जाता है। क्योंकि इस समय जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया था, खालसा मतलब सरकारी भूमि, और इस कारण से ये क्षेत्र सीधा का सीधा अकबर के अधीन आ गया और इसके लिए बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया, यानी कि जोधपुर की जिम्मेदारी जो थी वो राय सिंह को सौंप दी गई। 1581 ईस्वी में सारण की पहाड़ियाँ, यहाँ पर डूंगरपुर नाम आ गया, ये पाली में है। सारण की पहाड़ियाँ पाली में विश्वास पात्रों द्वारा विष देने से चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी। 1581 ईस्वी में आखिरकार ये मारवाड़ का प्रताप अपने ही कुछ खास विश्वास पात्रों के द्वारा विष देने के कारण से आखिरकार अंतिम रूप से विदा हो गया, क्योंकि चंद्रसेन इधर से उधर लगातार भागे जा रहे थे, राज्य की व्यवस्था करने में असमर्थ हो रहे थे। पहले जोधपुर, फिर भादराजुन, फिर सोजत, फिर सिवाना, और सिवाना छोड़कर भी आखिरकार पाली की पहाड़ियों में जब इन्होंने शरण ली तब उनको ये लगा, इनके सरदारों को ये लगा कि इसी प्रकार की स्थिति रही तो मारवाड़ समाप्त हो जाएगा। इसी कारण से राव चंद्रसेन को आखिरकार विष
दे दिया गया। हालांकि इनको समझाया भी गया कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं हुए। वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने चंद्रसेन के निर्वासन काल का वर्णन किया है। याद रखिएगा, जो कवि राजा श्यामल दास थे, जिन्होंने बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था वीर विनोद, वो मेवाड़ के रहने वाले थे। मेवाड़ के राज दरबार में वो रहते थे, और चूंकि मेवाड़ और मारवाड़ का संबंध था, मैंने अभी आपको बतलाया कि महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन आपस में जीजा साले थे। राव चंद्रसेन जो है वो महाराणा प्रताप के साले लगते थे। इस कारण से इन दोनों का आपसी संबंध था, आप आना जाना था। और जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय चंद्रसेन महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में भी उपस्थित हुए थे। और महाराणा प्रताप का जब अकबर के साथ संघर्ष चल रहा था, उस दौरान भी राव चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप की मदद की थी। इसलिए कवि राजा श्यामल दास, जो मेवाड़ के राजदरबारी कवि थे, इन्होंने जब वीर विनोद लिखा, उस वीर विनोद में चंद्रसेन का जो निर्वासन काल था, जिसमें वो इधर से उधर भटक रहे थे, उसका वर्णन भी इन्होंने इस पुस्तक में किया है। चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, यानी कि महाराणा प्रताप से पूर्व अगर इस प्रकार का संघर्ष किसी ने किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ऐसा कोई राजपूताने का शासक था, तो वो राव चंद्रसेन। इसी कारण से इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। चंद्रसेन ने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की मदद भी की थी। ये बात मैं भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जब महाराणा प्रताप का संघर्ष चल रहा था अकबर के विरुद्ध, हल्दीघाटी का मैदान और इसके अलावा भी और भी जितने भी संघर्ष हमने देखे हैं, वो उन सभी में चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप की मदद की थी। चंद्रसेन और प्रताप में इतना ही अंतर है कि चंद्रसेन एक बार अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ, जबकि प्रताप कभी नहीं। अभी मैं जब नागौर दरबार की अपन चर्चा कर रहे थे, उसमें राव चंद्रसेन अकबर के सामने उपस्थित हुए थे, लेकिन अकबर से बिना मिले वो आखिरकार दरबार छोड़कर चले गए थे। लेकिन इस रूप में कभी भी महाराणा प्रताप अकबर के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। बस यही एक मोटा अंतर राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में, बाकी कोई अंतर नहीं है। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और राव चंद्रसेन ने भी नहीं की। महाराणा प्रताप ने भी जीते जी अकबर से संघर्ष किया और राव चंद्रसेन ने भी जीते जी अकबर से संघर्ष किया था। 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर को खालसा यानी कि सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया और पूरी तरह से जोधपुर के अधीन जितने भी जागीरें थी उन सबको आखिरकार अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। राव चंद्रसेन राजपूताने का प्रथम शासक था जिसने जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजपूताने का प्रथम शासक राव चंद्रसेन, ये सच है। और दूसरे ऐसे शासक जिन्होंने जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की वो थे महाराणा प्रताप। नागौर में तारकिन की मस्जिद का निर्माण दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। जब गुलाम वंश प्रारंभ होता है तो उसके जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, इन्होंने नागौर की प्रसिद्ध तारकिन मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसी तारकिन मस्जिद के समीप अकबर ने 1570 ईस्वी में ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन किया था। इस मस्जिद पर सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स आयोजित होता है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। राज्य का सबसे बड़ा उर्स अजमेर का उर्स और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स जो है वो ये सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स है। ये जो तारकिन मस्जिद है, इस मस्जिद पर ही ये उर्स आयोजित होता है। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। जब अकबर नागौर में रहा, जब इसने नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570-1571 में, इस समय अकबर ने यही नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। एक और बात कर लेते हैं, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह जो राव मालदेव का पुत्र था और राव चंद्रसेन का भाई था। अभी अपन इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि मालदेव ने जीते जी चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इस कारण से राम ने और मोटा राजा उदय सिंह ने चंद्रसेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चंद्रसेन ने विद्रोह को दबाकर राम को पराजित करके राज्य से निष्कासित कर दिया और मोटा राजा उदय सिंह को पाटोदी, जिसे हम फलोदी के नाम से जानते, उसकी जागीर प्रदान कर दी गई। और आखिरकार जब राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती उसके उपरांत मोटा राजा उदय सिंह
मारवाड़ के शासक बनते हैं। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 तक जोधपुर के शासक रहे। 1581 ईस्वी में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है और रावचंद्र सेन की मृत्यु के साथ ही जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया जाता है और मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। और उस समय जो ये जोधपुर था उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी बीकानेर के राय सिंह को सौंपी गई थी और उसके पश्चात मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ की शासन की जिम्मेदारी राय सिंह के कहने पर अकबर ने प्रदान की थी। क्योंकि राय सिंह अभी जोधपुर के शासन का भार संभाल रहे थे, जोधपुर के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो राय सिंह के कहने पर अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ की जिम्मेदारी या मारवाड़ का शासक घोषित किया था। 1583 ईस्वी में उदय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया गया अकबर के द्वारा। शासक बनने के बाद मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह सलीम जहांगीर से किया, जिससे खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ था। मोटा राजा उदय सिंह जब जोधपुर के शासक बन जाते हैं, अकबर जब उनको जोधपुर का शासक घोषित कर देते हैं, उसके पश्चात उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह सलीम के साथ किया, जिसे इतिहास में हम जहांगीर के नाम से जानते हैं और जो अकबर के पश्चात मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। और इसी सलीम के पुत्र के रूप में इसी जगत गोसाई के गर्भ से शाहजहां का जन्म होता है। शाहजहां का प्रारंभिक नाम खुर्रम था और शाहजहां की उपाधि के साथ ये मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी जहांगीर के बाद बनते हैं। जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण से इसे महारानी जोधा भी कहा जाता था। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री क्योंकि जोधपुर की राजकुमारी थी, इस कारण से इसको महारानी जोधा के नाम से भी जाना जाता था। 1592 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया, यानी कि अभी जोधपुर के शासक के रूप में मोटा राजा उदय सिंह थे और फिर अपने अनेक अभियानों में मोटा राजा उदय सिंह की सेवाएं उन्होंने ली थी और आखिरकार लाहौर का गवर्नर इनको 1592 ईस्वी में नियुक्त किया गया और लाहौर में ही 1595 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। जब लाहौर की गवर्नरी कर रहे थे मोटा राजा उदय सिंह और लाहौर में ही निवास कर रहे थे, उसी दौरान 1595 ईस्वी में इनका देहांत लाहौर में ही हो जाता है। उदय सिंह के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक किशन सिंह ने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। जो अजमेर के पास में किशनगढ़ है, जो किशनगढ़ राज्य के रूप में, रियासत के रूप में जाना जाता है, उसकी स्थापना आखिरकार उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह के द्वारा की गई थी। और इसी किशनगढ़ से ही अपने एक इतिहास प्रसिद्ध राजस्थान की चित्र शैली, जिसे किशनगढ़ शैली कहते हैं और जिसका प्रसिद्ध चित्र बड़ी ठनी है, उसका जन्म हुआ था। ये किशनगढ़ की स्थापना करने का श्रेय उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह को जाता है। दूसरे पुत्र सूर सिंह को 1595 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का शासक बनाया गया, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो सूर सिंह था, जो 1595 ईस्वी में जोधपुर का शासक बनता है जब उदय सिंह की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात सूर सिंह को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। थोड़ी सी सूर सिंह की बात कर लेते हैं। सूर सिंह जो 1595 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक जोधपुर के शासक रहे। इनके नाम से कोई विशेष ख्याति नहीं है, फिर भी एक बात है इनके बारे में। मुगल सम्राट अकबर ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर 1604 ईस्वी में इसे सवाई की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि मेवाड़ सैन्य अभियान में सूर सिंह ने अकबर के लिए सफलता प्राप्त की थी। अकबर सूर सिंह की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और बहादुरी से प्रसन्न होकर 1604 ईस्वी में सूर सिंह को सवाई की उपाधि से नवाजा था। याद रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरल नॉलेज में कि राजपूताने का वो पहला शासक जिसे सवाई की उपाधि से नवाजा गया था वो सूर सिंह था, राजपूताने का पूरे के पूरे राजस्थान का। और सूर सिंह के पश्चात जो दूसरा शासक था वो सवाई राजा जय सिंह थे, जो जयपुर के शासक हुआ करते थे। लेकिन ये बात 1700 की है और इससे पहले 1604 ईस्वी में अकबर ने सूर सिंह को सवाई की उपाधि से नवाजा था। और यूं कह सकते हैं राजस्थान के पहले शासक जो सवाई के नाम से जाने गए थे, सवाई सूर सिंह, और दूसरे शासक जो सवाई के नाम से जाने गए थे, जयपुर के सवाई जय सिंह थे। आज के वीडियो में इतना ही। आज अपने मोटे रूप में रावचंद्र सेन
मोटा राजा उदय सिंह और सूर सिंह की बात की थी। अगले वीडियो में इसके आगे के चरण देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।